बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत हैं। दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर खड़ी है और मुझे याद आता है कि हेनरी किसिंजर साहब ने फरमाया था कि तीसरी जंग अजीम का तबले जंग बच चुका है। अगर कोई नहीं सुन पा रहा तो फिर वो अपने कानों को चेक करवा ले, वो बहरा है जरूर। इस वक्त यूक्रेन की जो सूरत हाल है, जिसमें यूक्रेन के जितने भी नौजवान हैं वो तकरीबन मारे जा चुके हैं या फिर वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं और नई खेप फौज की जो है वो आ नहीं रही। और इस वजह से यूक्रेन तकरीबन एट द वर्ज ऑफ कलैप्स आपको नजर आता है। उनका जो ऑफेंसिव ऑपरेशन था वो मुकम्मल तौर पे शिकस्त खा चुका है, डिफीट हो चुका है। दूसरी तरफ अगर आप हमास इसराइल वॉर देखें तो हमास इसराइल वॉर से मिडल ईस्ट मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ तक कि बाबुल मंदब के ऊपर जो ऑयल की सप्लाई है वो भी दिगरगू हो गई है और 40% दुनिया का ऑयल उस रास्ते से गुजरता है। अटैक, रिटेलिएशन, रिटेलिएशन के बाद फिर अटैक, ये एक सिलसिला चल पड़ा है। और फिर इराक के अंदर, सीरिया के अंदर और जॉर्डन के अंदर अमेरिकन अड्डों के ऊपर अटैक, और उसके बाद अमेरिका ने तकरीबन 48 जगहों पे फिर अटैक किया। बहरहाल एक इंस्टेबिलिटी का तसलसल आपको नजर आता है। तीसरी तरफ साउथ चाइना में टेंशन अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी टेंशंस मौजूद नजर आती हैं। और अब जनाब कहा यह जा रहा है कि एक दिन में कुछ देर पहले जो खबर आई, इसराइल के 15 फौजी मारे जा चुके हैं और उसमें सिर्फ इसराइल के नौजवान भी तकरीबन 12 लाख मुल्क छोड़ के चले गए हैं और वो जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इसराइल को इधर उधर देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो भारत है, भारत के नौजवान गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से वहां जाके उस आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें कहा तो ये जा रहा है कि आपको वहां पे हम दूसरी जॉब देंगे, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो उन्हें आर्मी में भर्ती कर दिया जाता है और मुख्तसर सी ट्रेनिंग के बाद महाज पर भेज दिया जाता है। कश्मीर के मुख्तलिफ सॉरी गजा के मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में भारतीय निजात इजरायली आर्मी में जो लोग शामिल थे वो मारे जा चुके हैं। उनकी कुछ की तस्वीरें और नाम भी उन्होंने शाया की हैं। अब जो वॉशिंगटन है, जो उसने रिटेलिएशन की है, जो उसकी अड्डों पे अटैक हुआ था और तकरीबन उसने 48 से जायद अटैक्स किए हैं। उसके बाद इराक ने कहा है कि अब वॉशिंगटन का ये जो जारहाना रवैया है ये खित्ते में तबाही का बाइस बनेगा और ये बिल्कुल नजर भी आ रहा है। अब जितनी भी हमने तारीख पढ़ी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसके मुताबिक आप काइनेटिक पावर, हार्ड पावर अगर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं तो वो उल्टा गले पड़ती है, उसका एक रद्द अमल आता है। यही वजह है कि लंबे अरसे तक जो फोर्स का इस्तेमाल था वियतनाम में 1970s के अंदर, उसने अमेरिका को शिकस्त से दो चार किया। अफगानिस्तान में 20 सालों के ऊपर $3 ट्रिलियन की खर्चा करने के बावजूद वहां की रीबिल्डिंग के हवाले से और नेशन की कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो अखराजात किए वो रायगा हो गए, चूंकि एक लंबे अरसे तक आपने फोर्स इस्तेमाल किया। इसी तरीके से इराक, लिबिया और अब गजा के मसले के ऊपर इसराइल का नजर आ रहा है। तो लंबे अरसे तक जब आप फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप शिकस्त खा जाते हैं। सोवियत यूनियन ने भी इसी वजह से अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त खाई थी। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा जो उसकी इफेक्टिव चीज है वो उसका सॉफ्ट पावर है, वो उसका पॉपुलर कल्चर है और उसका वो इमेज था कि वो चैंपियन ऑफ फ्रीडम है, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है। अमेरिका ने जो इंडिपेंडेंस हासिल की थी वो एक आइडियलिज्म पर मबनी थी। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाना था कि सारी दुनिया उसे देखकर फॉलो करे। लेकिन अमेरिका, विद इन अमेरिका तो लिबरल हुआ, लेकिन आउटसाइड ऑफ अमेरिका वो बड़ा रियलिस्ट आपको नजर आता है। यही वजह है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है स्पेशली इन द मिडल ईस्ट, वो पावर बेस्ड पॉलिसी नजर आती है। उसका शाख्स खाना या उसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो आपको मिलती हैं ट्वाइन बी की इस फिलॉसफी से कि मुस्लिम्स बेस्ट रिस्पॉन्ड टू पावर। उसी के नतीजे में फिर हमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का थीसिस नजर आता है जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया। बहरहाल इससे होता यह है कि अमेरिका का जो सॉफ्ट इमेज था, सॉफ्ट पावर था, क्योंकि लोग चाहते थे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट करना, उस जैसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेना चाहते थे और अमेरिकन आइडियल्स को फॉलो करते थे। अमेरिका की कोको कोला, पेप्सी, हॉलीवुड मूवीज, मैकडोनाल्ड पूरे मुस्लिम दुनिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर मशहूर रहा
फिर जैज म्यूजिक, और फिर मेडोना और माइकल जैक्सन, और स्पोर्ट्स के अंदर मोहम्मद अली किलो जैसे बॉक्सर्स का एक इन्फ्लुएंस नजर आता है। यहाँ तक कि उनकी बेसबॉल और फिर जो उनकी रेसलिंग है वो भी दुनिया में देखी जाती है। अमेरिका ने सॉफ्ट पावर को छोड़कर हार्ड पावर का इंतखाब किया, और उससे हुआ ये कि अमेरिका की गिरती हुई मैशियत पर एक और वजन नजर आता है। अमेरिकन जितने भी स्कॉलर्स हैं, अगर आप उन्हें सुने तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका अपनी नेवल बजट जो ट्रेनिंग के ऊपर उसने लगाना था और दूसरी चीजों पर, वो उसने डाइवर्ट कर दिया है। जो ऑपरेशन इस वक्त बाबुल मंदब यमन के हवाले से जो चल रहा है, या फिर गजा इसराइल वॉर के हवाले से, क्या अमेरिका इसे अफोर्ड कर सकता है? जॉन पॉल कैनेडी और इब्ने खुल्दून ने तो कह दिया था कि जब नेशंस राइज करती हैं और एक पीक पर जाने के बाद उनका फॉल का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो इस वजह से होता है कि वो एरोगेंट हो जाती हैं और इनएप्ट पॉलिसीज को नाफिज करती हैं, जिससे उनके दुश्मनों की तादाद बढ़ती जाती है और बिलाखिर उनकी तकवीत और उनकी कुवत बढ़ जाती है, और एक राइजिंग पावर जो होता है उसकी कुवत कम हो जाती है, और वहीं से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो इस वजह से अब जो अमेरिका है उसकी जो कारस्तानियां हैं, उससे हम तीसरी जंग अजीम के बिल्कुल दहाने के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आज का दिन जो है वो 5 फरवरी मनाया गया कश्मीर के हवाले से, और अमेरिका का इस वक्त भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत ने अच्छी तरक्की भी की माशी तौर पे, और वो इस वक्त दुनिया की मईशत में 5वीं पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। भारत का एक अपना सॉफ्ट पावर दुनिया के अंदर और सॉफ्ट कल्चर जो दुनिया उसे अडॉप्ट करती थी, जिसमें आप इमोची के साइंस देखते हैं, जिसके जो एक्सरसाइजेज हैं भारत की, वो दुनिया के अंदर मशहूर हैं। भारत की डिशेस दुनिया में मशहूर हैं। भारत की जो बॉलीवुड मूवीज हैं वो दुनिया में देखी जाती हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के अंदर। तो एक आपको भारत के सॉफ्ट कल्चर का एक इम्पैक्ट नजर आता है। लेकिन वो जो उसकी सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी जो दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती थी, और नेहरूवियन और गांधीयन जो फलसफा था, वो दुनिया में उसकी वजह से जो भारत की इज्जत और तकरीम था, उसका आपको रिवर्सल नजर आता है। माशी तौर पे तो तरक्की की, लेकिन भारत के तासुर को एक धचका पहुंचा है। और उसकी मिसाल गार्डियन में शाया होने वाली एक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा अपने प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनाक को कि एक तरफ तो आप भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो भारत हमारे आइडियल्स को गजन पहुंचा रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। और इसी तरीके से फिर जो हिंदुत्व का राइज आपको नजर आता है, जिसने बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा दिया है, और जो हिंदुस्तान के जो नौजवान तबका है स्पेशली, वो सबसे ज्यादा वोटर है बीजेपी का इस वक्त। उसकी वजह से भारत का जो इमेज है दुनिया में, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। तीसरा बड़ा जो नुकसान है भारत को, उसकी सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन नजर आ रही है। हालांकि नौजवान इमोशनल है और वो बीजेपी के साथ खड़ा है, वो इंडिया को राइजिंग इंडिया के तौर पे देख रहा है, शाइनिंग इंडिया के तौर पे देख रहा है। उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा वाबस्ता हैं। लेकिन जो तजर्बेकार सियासतदान है, वो भारत की इकाई को गजंद पहुंचते हुए देख रहे हैं। उनका ख्याल है, जैसे राहुल गांधी, उनकी स्टेटमेंट थी कि मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं वो भारत में मुख्तलिफ सकाफतों की दुश्मनी पर मबनी है। इसी हवाले से अनुराधा भाषण, ये ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं, और इन्होंने एक ट्वीट की है। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं अनुराधा की। इस ट्वीट के मुताबिक अनुराधा कहती हैं, वेरी डिटेल्ड एंड हॉरिफाइंग स्टोरी ऑफ द पुंछ टॉर्चर विक्टिम्स, contextualizing it in its historical perspective and culture of impunity. The Indian Army's torture and murder of civilians arrested Jammu and Kashmir. अब आप ये देखिए कि खुद इंडिया से बहुत सारी ऐसी आवाजें जो हैं उठते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप इसे देखें तो जो पाकिस्तान में जो माइग्रेट करके कश्मीर से आए हुए हैं और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा हैं, उसमें से बहुत सारे रहनुमाओं ने ट्वीट की, और उसमें एक ट्वीट बड़ी इंटरेस्टिंग है जो अब्दुल हमीद लोन साहब ने की है। और अब्दुल हमीद लोन साहब की इस ट्वीट में वो बता रहे हैं कि लद्दाख में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ है, जिसने ये रेफ्यूट कर दिया है इंडियन क्लेम को कि कश्मीर के लोग इंडिया के साथ
रहना चाहते हैं, और उसकी उन्होंने वीडियो भी जारी कर दी है। थोड़ी सी वीडियो लगाइए। तो आप ये देख रहे हैं कि इस हवाले से कश्मीर के अंदर एक अनरेस्ट है। यहाँ तक कि जो खुद भारत के जो सिंपैथाइजर्स थे, वहाँ के सियासतदान, जिसमें महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, अब्दुल्ला फारूक साहब थे, वो आपको भारत की सपोर्ट से हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यशवंत सिन्हा का ये कहना कि वी हैव लॉस्ट कश्मीर, मैं समझता हूं कि जो पावर था भारत का, यानी डंडे के जोर पे तो आप खड़े हैं, हर आप 1 मीटर के ऊपर आपने एक सिपाही खड़ा कर दिया, 1.5 मिलियन आपने फोर्स वहां पे लगा दी, जिसमें आर्मी भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, पुलिस का अमला भी है। 1.5 मिलियन आपने लगा दिया, तकरीबन 3 से 4 कश्मीर पे आपने एक सिपाही खड़ा कर दिया। लेकिन आपने जो इन्फ्लुएंस था, अपना असर और रसूख था कश्मीर में, उसको खो दिया। पावर की डेफिनेशन ये होती है कि इफ यू हैव कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के दिल और दिमाग पे जब आपका कब्जा होता है और उसको आप कंट्रोल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ताकत, पावर कहते हैं। पावर को इन्फ्लुएंस के तौर पे देखा जाता है। वो अमेरिका भी इसमें हमें नाकाम नजर आता है, हार्ट्स एंड माइंड्स उसने लूज कर दिए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उसने यूरोप के अंदर। और यही इंडिया का हमें नजर आ रहा है कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, जहां हार्ट्स एंड माइंड्स उसने लूज कर दिए हैं। उसे ये तस्लीम करना होगा। और हार्ट्स एंड माइंड्स लूज करने की वजह से अब तक कश्मीर की मूवमेंट चल रही है। उसको रोकने के लिए आपने इसराइल का मेथड ऑफ ऑक्यूपेशन तो ले लिया, आपने सर्विलेंस सिस्टम ले लिया, आपने इक्विपमेंट ले ली, उसी पैटर्न पे आपने वहां पे नई कॉलोनीज की सेटलमेंट की बात की ताकि डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। आपने तकरीबन 8 लाख जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी के लोग, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, पंडित, उनको आपने डोमिसाइल्स का इजरा किया। 80 लाख या 1 करोड़ की जो कश्मीरी आबादी है, अगर 1 करोड़ तस्लीम कर लिया जाए और उसमें से 8 लाख, तो इसका मकसद 8% को आपने वहां का डोमिसाइल दिया जिसपे कश्मीरी ना लाए। चाहे वो पंडित हैं, चाहे वो सिख हैं कश्मीरी, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, क्योंकि उनको वो कश्मीरी अपने आप को एज ए कश्मीरी देख रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान उन्होंने कश्मीर की जमीन के साथ रखी हुई है, न कि उन्होंने मजहब की बुनियाद पर रखी हुई है। यही वजह है कि कश्मीर में जब हिंदू फेस्टिवल होता है हर साल, तो उसको कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, मुख्तलिफ जो आज़ादी की तंजीमें हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। वो कहते हैं ये हमारे कश्मीरी हैं। वो मजहब के नाम पे नहीं, वो कश्मीर के नाम के ऊपर जिद्दोजहद करें। तो उससे क्या है, कश्मीर के अंदर एक अलग सी सिलसिला शुरू हुआ है। अरुंधति राय का भी इसके ऊपर काफी उसकी रिजर्वेशन हैं। इस वक्त तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 39,000 किलोमीटर का जो इलाका है कश्मीर का, वो भारत के कंट्रोल के अंदर आपको नजर आता है। इससे पहले भारत ने जो कुछ भारत के अंदर चर्चेस के साथ होता रहा, परसों की 4 तारीख की मैं रिपोर्ट देख रहा था अल जजीरा की, एक इंतहाई सदियों पर मबनी कदीमी जो मस्जिद और मदरसा था, वो बगैर कानूनी जवाज के मुंबई के अंदर उसे गिरा दिया गया। और जिससे काफी बड़ी तादाद लोगों की वहां पे डिस्टर्ब हुई, बच्चे वहां तालीम हासिल करते थे, वो डिस्टर्ब हुए। तो भारत की जो अपनी सोसाइटल कोहेसिवनेस है, उसके उसके स्टेक के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। और अगर एक माशरे की हम आहंगी खत्म हो जाए, तो वो माशरा आगे कैसे चल सकता है? क्योंकि माशरे का ट्रस्ट होता है हुकूमत के ऊपर, रियासत के ऊपर, कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, उसकी लाइफ को, उसकी लिबर्टी को और उसकी वेलफेयर का ख्याल करेगी। जब लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी, ये तीनों चीजें थ्रेटन्ड हैं रियासत से, तो फिर वो रियासत के खिलाफ बगावत नजर आती है। यही वजह है कि जो सेवन सिस्टर्स हैं, वहां पे नाउमीदी की किरण हमें नजर आती है भारत के हवाले से। और वो चाइना अगर उधर मुदाखलत शुरू करता है, जो कि भारत को डर भी है, और भारत ने चाइना के एक अटैक को जो है रोक भी पाया अमेरिका की इंटेलिजेंस हेल्प के नतीजे में, अरुणाचल के अंदर। लेकिन वहां पे एक अनरेस्ट क्रिएट हो सकती है, एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह आपने देखा मालदीव के जो मोहम्मद मिजू हैं, चाइना के बलबूते पे जिस तरह के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, नेपाल ने जिस तरह नक्शा जारी किया, और इसी तरह श्रीलंका के अंदर भी भारत के हवाले से, हालांकि भारत ने बड़ी मदद की है श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने में, लेकिन उसके बावजूद एक रिजर्वेशन है। पाकिस्तान के साथ तो भारत की बनती नहीं है, तो भारत एक किस्म का इनसर्कल हो गया है। और इसी वजह से जो अटैक्स गिरजाघरों के ऊपर, जो आसाम के जो लीडरशिप थी सिखों की मूवमेंट की, तीसरा रेफरेंडम हुआ है, 90% से ज्यादा टर्न आउट वहां पे नजर आ रहा है।
मेजॉरिटी ने वोट दिया है आज़ाद जो खालिस्तान मूवमेंट है उस हवाले से, उनको टारगेट करने के हवाले से भी जो भारत का जो एक पॉजिटिव इमेज था दुनिया के अंदर, भारत को एक मॉडल के तौर पे लिया जा रहा था, उसको एक नुकसान पहुंचा है। ये हमें तस्लीम करना होगा, ये भारत को तस्लीम करना होगा। इसके साथ साथ जो भारत ने राम चंद्र की जो जन्मभूमि के नाम पे बाबरी मस्जिद गिराई, उसके ऊपर भी एक जो तारीखी उसका जो हवाला जात है उसके मुताबिक मेजर जनरल डेविड जो हैं वो कहते हैं कि उनकी पैदाइशी अदियाना रियासत जो कि पोटोहार के इलाके पाकिस्तान में मौजूद है वहां पे हुई, और एक तवील अरसा वो सैदपुर गांव जो आज भी मॉडल विलेज के तौर पे इस्लामाबाद में संभाल के रखा गया है, जहाँ पे गिरजाघर भी हैं, टेम्पल्स भी हैं, और जहाँ पे ये हिंदू गुरुद्वारे भी हैं, वहां पे सिखों के गुरुद्वारे भी हैं और मंदिर भी हैं, वहां पे उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ओवरऑल देखें तो बड़े दुख की बात है, इंसानों का नुकसान होता है, और रियासतों का मकसद तो ये था कि वो एक इंडिविजुअल की जिंदगी को महफूज रखेगी, उसकी मिल्कियत की, उसकी आज़ादी की। लेकिन बस की बदकिस्मती से हम हमारे रवैये मुख्तलिफ हैं, और उसका नतीजा ये फिर निकलता है कि खित्ते के अंदर अमन व अमान जो है वो बाकी नहीं रहती। अगर मिडल ईस्ट डिस्टर्ब है, यूरोप डिस्टर्ब है, और साउथ चाइना भी डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर साउथ एशिया में अगर कश्मीर के मुद्दे के ऊपर कोई क्राइसिस डेवलप हो जाता है, तो देखिए दो आर्क न्यूक्लियर राइवल्स हैं। हमें यह समझना होगा कि फलस्तीन के मसले में इसराइल न्यूक्लियर पावर है, लेकिन फलस्तीन न्यूक्लियर पावर नहीं है, जॉर्डन नहीं है, सीरिया नहीं है, ईरान नहीं है, यमन नहीं है, इराक नहीं है, इसराइल है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पे अगर गड़बड़ी होती है तो दोनों पावर्स जो हैं उनके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है, तो बहुत ही इसके खतरनाक नताइज निकलेंगे, और दुनिया जो है पहले ही जंग के दहाने पे खड़ी है। तो हमें बड़ा सोच समझ के अक्ल का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के हवाले से तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हमें एक अफेक्टिव नैरेटिव की जरूरत है पहले नंबर पे, और अफेक्टिव नैरेटिव बनाने के लिए, एक मुअस्सर बयानिया बनाने के लिए, हमें एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डालनी होगी। कोऑर्डिनेशन के साथ एक मुअस्सर बयानिया बनाना होगा, जिसमें आप एकेडेमिया को साथ रखें, लीगल एडवाइजर्स को साथ रखें, मीडिया पर्सन्स को साथ रखें, डिप्लोमेट्स को साथ रखें, और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनको आप साथ रखें। तो एक आप इफेक्टिव बयानिया बनाएंगे। इस हवाले से मिशाल हुसैन मलिक साहिबा ने एक एफर्ट डाली है, तो कश्मीर पे और फलस्तीन के ऊपर उन्होंने काउंसिल बनाई है, उसके काफी अच्छे असरात होंगे, और अल्लाह करे हुकूमत जब इलेक्शंस हो जाए और नई हुकूमत आए तो वो इसको आगे लेके चले। दूसरा ये है कि आपको हर लेवल के ऊपर कश्मीर के मुद्दे को उठाना होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया सेंसिटाइज है फलस्तीन के मसले के ऊपर, तो लिहाजा कश्मीर के मसले को उसी पैटर्न पे आपको लेके जाना है, उसके साथ अटैच करना है। वहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से जो फलस्तीन के हवाले से आगाही पैदा हुई है, उसी आगाही को हम आगे जाके कश्मीर के हवाले से भी पैदा कर सकते हैं। उसमें एकेडेमिया, वहाँ के एकेडेमिया से रब्ता करे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की जर्नलिस्ट तबके से रब्ता करे, और डिप्लोमेट से रब्ता करें, तो मुख्तलिफ सतह पे हम उस बयानिए को जारी करवा सकते हैं। और फिर इस हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है कि वेस्ट के अंदर जितनी चेयर्स पाकिस्तान की उनकी यूनिवर्सिटीज में खाली हैं, उनको मेहरबानी करके आप जरूर फिल कीजिए, ताकि एक इफेक्टिव बयानिया चलाया जा सके। और तीसरे नंबर पे जो हमारी यूथ है, जो कि एक बहुत बड़ा बल्क है, 65%, उस यूथ को नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से एक छोटा सा कोर्स मुरतब किया जाए, जिसमें सोशल मीडिया के हवाले से उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हैं, आपके मुल्क के वॉरियर्स के तौर पे फोर फ्रंट पे आना चाहते हैं, तो उनको ट्रेनिंग करके और उस फ्रंट पे उनको भेजा जाए, जहां पे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एंड वाइटल इंटरेस्ट लाइक कश्मीर, उसको वो डिफेंड कर सकें। और आखिरी बात मैं ये करूंगा कि जो नौजवानों के अंदर बेचैनी है, पाकिस्तान के सियासी जो इस्तेहकाम है उसके उसके उसकी एब्सेंस की वजह से उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और सियासी अमन व अमान और कंसेंसस। देखिए इस वक्त हमें डिवीजन की जरूरत नहीं है, इस वक्त हमें यूनिटी की जरूरत है। जो बैनुल अक़वामी सतह पे हालात हैं, जो खत्ते के सूरत हाल है, जो कश्मीर का जो मसला है, उस हवाले से हमें यूनिटी की जरूरत है, हमें डिवीजन की जरूरत नहीं है। डिवीजन पाकिस्तान को सर्व नहीं करेगी, डिवीजन कभी भी बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस नहीं देगी।
हमें यूनिटी की जरूरत है, फिर हमें रिफॉर्म की जरूरत है, ताकि नौजवान यकसुई के साथ इस हवाले से एक उनको छोटा सा कोर्स करवाया जाए, ताकि पाकिस्तान के क्या मफादात हैं, उनके मफादात के मुताबिक सोशल मीडिया पे वॉरियर्स के तौर पे अपना काम करें और ट्रेंड्स को एस्टेब्लिश करें ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, रील के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, ताकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत हासिल हो। और आखिरी जो मेरी सजेशन है, जो मुख्तलिफ मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, जिसमें पाकिस्तान इफेक्टिवली काम करता भी रहा है, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का हो या एससीओ का हो, ब्रिक्स में भी शमूलियत पाकिस्तान की हो जाती है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी, तो उस सूरत में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आखिरी बात, जो कि बड़े एक लिहाज से पॉजिटिव भी है, कि आईसीजे ने जो नोटिस लिया फ़लस्तीन का, उससे फ़लस्तीन के बारे में उनका इशू को एक लेजिटिमेसी मिलती है। लेकिन दुख भरी बात यह है कि उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया इज़राइल को, कि आप अपने जेनोसाइड को यानी उस लेवल पे लाएं जो कि आर्टिकल 2 जो है उसमें वो फॉल न करता हो। इससे बड़ा एक दुख पहुंचा है। लेकिन इसी पैटर्न पे कम से कम कश्मीर का मुद्दा भी आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि दुनिया को ये बावर कराने की जरूरत है कि 2.2 मिलियन अगर आतिशफिशा बन के फट सकते हैं और 2 लाख इजरायली फौजी वहां पे एंगेज है, तो यहाँ पे 15 लाख फौज 8 मिलियन या 10 मिलियन कश्मीरियों के ऊपर है, और आतिशफिशा अगर बन के वो फटते हैं तो दुनिया का अमन व अमान दिगरगूं हो जाएगा। और लास्ट बात यह कि इससे खुद अमेरिका को ये समझना होगा कि उसका कायम करदा जो निज़ाम है इन द पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, जिसे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब होकर रह गया है। अमेरिका को अपने फाउंडिंग फादर्स के जो आइडियल्स हैं उनको आगे बढ़ाना होगा, ताकि उसका जो सॉफ्ट पावर, एक पावर है जो किसी दूसरे पावर के पास नहीं है, न चाइना के पास है, न रूस के पास है, न इंडिया के पास वो सॉफ्ट पावर इतना मजबूत है जितना सॉफ्ट पावर अमेरिका का मजबूत है। उस सॉफ्ट पावर के जरिए से अपने इमेज को रिपेयर करें। और अगर नहीं करेंगे तो उनके जो हिमायती हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने हीरोइक वेलकम दिया है प्यूटन को। पाकिस्तान ने भी ब्रिक्स को जो है उसमें एप्लीकेशन दी हुई है। इंडिया ऑलरेडी ब्रिक्स के अंदर मौजूद है। आखिर में इंडिया को मैं यही कहूंगा कि आप अगर राइजिंग पावर बनना चाहते हैं, पहले नंबर पे आपकी डेवलपमेंट का जो आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, उनका स्टेक्स होने चाहिए आपके डेवलपमेंट के अंदर। वो अच्छे ताल्लुकात से हो सकते हैं, कनेक्टिविटी के जरिए से हो सकते हैं, सार को एक्टिवेट करके हो सकते हैं। और दूसरा ये कि जो आपके फाउंडिंग फादर्स ने जो इमेज अच्छा कायम किया था, उसको रिवाइव करने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इकोनॉमिक पावर आपकी बढ़ रही है, लेकिन आपका तासुर, आपका माशरा बिगड़ता जा रहा है। वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, आपको कमजोरी की तरफ ले जा रहा है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना न भूलिए। अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करते रहिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।